हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम। और आज आपको मैम पढ़ाने वाली हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर द सेम चैप्टर। अच्छा, वन मोर थिंग, बच्चों को लगता है कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आपको बोरियत भी ऐसा महसूस नहीं होगा क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि आपको टफ लगेगा। हाँ, टफ एक ही बात पर लग सकता है, अगर आप लेक्चर की कंटिन्यूटी ना बरकरार रखो, बीच बीच में से कूद कूद के लेक्चर देखोगे, लगेगा टफ क्योंकि आपने पूरा थॉरोली पढ़ा ही नहीं, आपने उसको कंप्लीट किया ही नहीं। तो इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स आते हैं, बच्चा चाहे 9 आए, चाहे 10 आए, चाहे 11 आए, आपको सारे लेक्चर्स करने हैं। आपने सारे लेक्चर्स कर लिए, आपने एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। और आप लास्ट में देखना, मैं पूछूंगी और आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। एंड और एक चीज बेटा, मैं जेनेटिक्स जब पढ़ाती हूँ तो मैं आई स्टार्ट विद द बेसिक, है ना। तो अभी भी हम क्या करेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 1 है तो हम बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है वो भी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर में 2 वर्ड आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है वो भी पढ़ाया जाएगा, है ना। एंड मैं क्या करूंगी बेटा, पहले आपको सारे टर्म्स पढ़ा लूंगी, बेसिक टर्म्स पढ़ा लूंगी जिनका इस्तेमाल पूरे इस चैप्टर में रिपीटेडली किया जाता है। वो टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। मतलब वो बहुत बेसिक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज की जो क्लास है उन्हीं टर्मिनोलॉजीज पर बेस्ड है, जिसको एनसीईआरटी प्रॉपर डिफाइन करके या प्रॉपर हेडिंग देकर के नहीं लिखती। वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट वो एनसीईआरटी में आपके कहीं छुपे हुए पड़े रहते हैं। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन वी विल गो विद दी फ्लो ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का इस चैप्टर को ये तरीका होता है, पहले बेसिक पढ़ा लो एंड देन फॉलो द पैटर्न ऑफ द एनसीईआरटी, द फ्लो ऑफ एनसीईआरटी। तो क्या तैयार हैं आप मेरे साथ इस चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए? यस, आ जाओ। तो इतना बड़ा नाम है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, कितना बड़ा नाम है। तो इतने बड़े नाम को एक छोटे से वर्ड से भी रिप्लेस कर किया जा सकता है बेटा, जिसको आपने स्कूल में भी सुना होगा। हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। हम बार बार इतना बड़ा बड़ा चैप्टर का नाम नहीं लेते बेटा, हम सीधा बोलते हैं जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जेनेटिक्स साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हो ना, यार वो तो करता ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसा, वो बीमारी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हम जो कहते हैं ना बीमार बहुत ज्यादा पड़ता है, या वो उसका नेचर ही ऐसा है, उसको फटाक से ठंडी लग जाती है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द जीन, ठीक है, इज डिसाइडेड बाय अ साइंस, जिस साइंस को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो कैसे यार, कैसे ही इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें हम जीन की बात करें, जिसमें हम अपनी बात करें, तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या होता है बेटा जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ साइंस, ठीक है। जेनेटिक्स इज अ साइंस that deals with that deals with study of study of inheritance study of inheritance and variation। अब उस साइंस को जो इनके साथ डील करती है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अब बच्चों, इस डेफिनेशन में भी 2 वर्ड आ रहा है, वन इज इनहेरिटेंस एंड वन इज वेरिएशन। इन दोनों का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इनहेरिटेंस को हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफर, जो फिनोमिना होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स का, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। ट्रेड्स का ट्रांसफर, ठीक है। ट्रेड जैसे आप कहते हैं ना, तुम्हारे में ये वाला ट्रेड जो है ना बेटा, वो बहुत इरिटेटिंग है, समझ लो कैरेक्टर, ठीक है। ऑल्दो ट्रेड और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है, आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंस इट इज, ठीक है। तो जैसे हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यार मम्मी पापा से आपके में ट्रेड्स कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं होते। अभी मैं इसको ट्रेड्स कह लेती हूँ या कैरेक्टर्स कह लेती हूँ, तो क्या मम्मी पापा से आपके में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर नहीं होता? होता है ना। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा? फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी की वॉइस, किसी के बाल, ठीक है, कलर,
ब्राउन कलर ऑफ हेयर, ब्राउन कलर ऑफ हेयर या ब्राउन आईज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रांसफर होता है ना कैरेक्टर बेटा, मम्मी से पापा से बच्चों में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसी फिनोमिना को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इसी चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिट करना। कहते हैं ना तुम्हें ये प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा से मिली है, तुमने ये प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। इनहेरिट का मतलब तुम्हें अपने मम्मी पापा से, अपने पिछले जनरेशन से प्रॉपर्टी मिली है ना। अच्छा ऐसा क्यों होता है बेटा कि हमें ऐसा कहा जाता है कि मम्मी पापा से तुम्हें ट्रेट आए होंगे, ठीक है। कभी आपने देखा होगा रिश्तेदार होते हैं जो आपको कभी बचपन में देखा होगा और आपको कुछ सालों के बाद देख रहे हैं, तो कहते हैं ना यार इसकी शक्ल तो बिल्कुल पापा जैसी है, या कभी कभार देख करके कहते हैं नहीं नहीं इसकी शक्ल तो मम्मी जैसी है। और बेटा कुछ रिश्तेदार तो पीछे एकदम ही पीछे वाले खानदान पर, दादा दादी नाना नानी तक पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से थोड़े मिलते जुलते हो? वाई? इसीलिए मिलते जुलते हो बेटा क्योंकि मम्मी पापा वाले ट्रेट्स आपके में ट्रांसफर हुए हैं, और उसी ट्रांसफर होने वाली चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा क्या एग्जैक्ट चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं? आर वी एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स? सोचो सोचो, नहीं बेटा, वी आर नॉट, वी रिजेंबल टू देम। हम उनसे थोड़ा बहुत मिलते हैं, चाहे मम्मी से, चाहे पापा से, दादा से, दादी से, थोड़ा मेल खाते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं है ना, मतलब हमारे में और पेरेंट्स में कुछ डिग्री का डिफरेंस है। तो वो डिग्री के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। सो हाउ यू गोना डिफाइन द वेरिएशन? वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी क्या होता है बेटा? प्रोजेनी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ऑफस्प्रिंग भी लिख देती हूँ, मतलब बच्चा, ठीक है। प्रोजेनी differs from their parents, तो देखो इस चैप्टर में 2 वर्ड आए थे, दोनों को हमने समझ लिया, ठीक है। और ये जो साइंस इन सब के साथ डील करता है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ वेरी बिग साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। अब यार हमने वेरिएशन पढ़ लिया कि हम सिमिलर नहीं दिखते, मतलब आइडेंटिकल नहीं दिखते, वी डू हैव सर्टेन डिफरेंसेस, वी डू हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज। डिफरेंसेस क्यों आते हैं? वेरिएशन की वजह से। इनहेरिटेंस समझ लिया, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो ही क्यों रहा है, ठीक है, इनहेरिटेंस हो ही क्यों रही है? तो दिस इज हैपनिंग, दिस हैपेंस, व्हाई हैपेंस? दिस हैपेंस बिकॉज there is expression of gene, there is expression of gene, ठीक है। क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन होता है बेटा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और हर कैरेक्टर बेटा, हमारे पास जो भी कैरेक्टर है, चाहे आंखों का कलर, चाहे स्किन का कलर, चाहे हाइट का मतलब हमारी हाइट, ठीक है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, ठीक है। और वही जीन हमें मम्मी पापा से हमारे तक मिल रही है, जीन का ट्रांसफर है और वो जीन हमारे पास आकर के एक्सप्रेस कर रहा है। उस जीन के एक्सप्रेशन से कैरेक्टर हमारे पास दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि जीन हमारा एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो जेनेटिक्स में बेटा ये जो छोटू सा पिद्दू सा वर्ड है जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं जीन क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं बेटा जीन क्या है। सॉरी, व्हाट इज जीन? जीन क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, इसकी वजह से इनहेरिटेंस होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपसे कोई बोले बेटा जीन क्या है, ठीक है, आपने बता दिया मैम कि वो उसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रही है, उसकी वजह से ट्रेट्स का ट्रांसफर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है मम्मी पापा से हमारे में, इसीलिए हमारे कुछ हरकतें उनके जैसी हैं। बट मैम है क्या ये जीन? ठीक है, थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट एज यू नो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर, दिस टॉपिक वेरी डिफिकल्ट। टू मेक इट इजी, लेट्स डिफाइन व्हाट इज जीन। सो जीन क्या है बेटा? जीन को अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द केमिकल नेचर, तो केमिकली इट इज डीएनए ओनली। और बेटा डीएनए से तो सभी वाकिफ हैं, है ना। तो जीन क्या है बेटा? जीन केमिकली एक डीएनए है, ठीक है। अब आपको पता है
डीएनए की कंडेंस फॉर्म क्या होती है? क्रोमोसोम। हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हो, या कह सकते हो मैडम हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए, चलो आपने जान लिया जीन केमिकली तो वो एक डीएनए है, अगर आपसे पूछा जाए जीन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जीन इज physically located on locus of a chromosome. Locus of a chromosome. ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? डीएनए को पैकेज करा करके, ठीक है, कंडेंस करा करके क्रोमोसोम बनता है, क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी है। जैसे हमें कहीं जाना होता है, हमारे पास खूब सारा सामान होता है, तो हम उसको अटैची में पैकेज करते हैं, ठूसते हैं, एडजस्ट कराते हैं। सिमिलरली डीएनए को भी ठूसा जाता है, समझ लो, पैकेज कराया जाता है, कंडेंस कराया जाता है, सो दैट वो क्रोमोसोम के रूप में आ सके और आसानी से हमारे न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो वही क्रोमोसोम की बात करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम को 11th क्लास से पढ़ा है बेटा, इसको थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। तो दिस इज क्रोमोसोम, पतला सा धागा, ठीक है, एंड दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए। इस का एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं, हाथ होता है, एक छोटा दैट इज पी आर्म और एक बड़ा दैट इज क्यू आर्म। पी क्यों बोलते हैं? पी कम्स फ्रॉम द टर्म पेटाइट। पी वर्ड आया है पेटाइट से। पेटाइट का मतलब बेटा शॉर्टर होता है, क्योंकि ये वाली आर्म शॉर्ट होती है, तो इसीलिए पेटाइट का इनिशियल से पी रख दिया। पी के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है? क्यू, इसीलिए इसको पी रख दिया, तो इसको क्यू रख दिया। ठीक है, अब ये जो इनके आर्म्स हैं, यही पर प्रेजेंट होते हैं जीन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बना रही हूं एक जीन ए, ठीक है, यहां पर आई एम राइटिंग जीन बी। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए जीन कहां पे प्रेजेंट है, तो जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए एंटायर क्रोमोसोम इज अ जीन, एंटायर क्रोमोसोम इज अ जीन, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? ट्रू और फॉल्स? सोचो सोचो सोचो, क्या ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम इज अ जीन? तो आंसर बेटा आपका नो होना चाहिए। बेटा पूरा का पूरा क्रोमोसोम जीन नहीं है। इस पूरे क्रोमोसोम पर कहीं कहीं पर यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ जीन। कहां पर? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर जगह। और यहां जैसे इस डायग्राम में हमने इस जगह पर जीन ड्रॉ किया है, इस जगह पर जीन ड्रॉ किया है, तो जीन जिस जगह पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लोकस। ये भी क्या है? लोकस। ये किसका लोकस है? जीन ए का। ये किसका लोकस है? जीन बी का। तो लोकस को याद रखना लोकेशन से। ये किसकी लोकेशन बताता है बेटा? ये लोकेशन बताता है हमारी जीन्स की। ठीक है, लोकस वर्ड याद करना किससे आ रहा है? लोकेशन से। लोकेशन मतलब जगह। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आई कि जीन केमिकली डीएनए होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है? क्रोमोसोम पर। क्या पूरा का पूरा क्रोमोसोम? नहीं, इट इज प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको हम लोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे बेटा बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है एक ही होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है 2 होगा, डिपेंड करता है कौन सा क्रोमोसोम है और ये किस स्पीशीज का क्रोमोसोम है, उसके बेसिस पर द जीन्स कैन वेरी। क्लियर हो गया? ये बात हमें समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा पूछूं क्या, पहले लिख देती हूं, जीन इज लीनियरली मतलब लाइन से अरेंज होते हैं। जीन्स आर होना चाहिए, चलो कोई नहीं, लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम, अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। यहां तक सबको बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है
आपने 10th क्लास में बेटा जेनेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी सी पिद्दू सी जेनेटिक्स पढ़ी है मेंडल की, तो आपको एलील वर्ड शायद सुना होगा, ठीक है। ये इसी का एक फॉर्म है जीन का, तो उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तो ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बिफोर टेकिंग एलील वाला पार्ट, जीन जब हम बात करते हैं तो मैं उसके अंदर बेटा दो कंसेप्ट और बताती हूँ, एक बताती हूँ हैप्लॉइड और एक बताती हूँ डिप्लॉइड, ठीक है। जैसे जीनोम, जीनोम क्या होता है बेटा, जैसे जीनोम इज द टोटल सेट ऑफ अ जीन, ठीक है। जीनोम, जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है बेटा हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, हमें ना बेटा बचपन से तो नहीं, मतलब छोटी क्लासेस से, जब से आपने थोड़ा साइंस बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया है, थोड़े से 9th वगैरह की क्लासेस, शायद 10th में भी आपने हैप्लॉइड डिप्लॉइड सुना होगा, 9th 10th में नहीं तो 11th में तो पक्का हैप्लॉइड डिप्लॉइड सुना होगा, है ना। तो हमें हमेशा रटवाया जाता है हैप्लॉइड का मतलब n, डिप्लॉइड का मतलब 2n। क्या कभी सोचने की कोशिश की एक्चुअली में इसका क्या मतलब है। अगर मैं एक जीनोम को, जो कि हमारा पूरा सम होता है जीन का, अगर मैं उसको हैप्लॉइड सेट बोल रही हूं, तो इस हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट, व्हाई नॉट, लेट्स सी हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है। हम रटते हैं, हम लिखते हैं हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे लिख लो, सिंगल कह लो या वन सेट कह लो, एक सेकेंड, राइट लाइक दिस, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड बहुत बेसिक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वी वर टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड डिप्लॉइड थिंग, है ना। यहाँ हम इसको बोलते हैं बेटा वन सेट ऑफ जीन, वन सेट ऑफ जीन, ठीक है। डिप्लॉइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, या हम क्या कहते हैं बेटा, टू सेट ऑफ जीन, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, या हम क्या कहते हैं, टू सेट ऑफ जीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया है, ठीक है। दोनों में मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले एग्जाम्पल लूंगी हैप्लॉइड का, फिर लूंगी डिप्लॉइड का। कब हम कहते हैं डिप्लॉइड, ये देखो, दिस इज क्रोमोसोम 1, ठीक है। यहां पर क्रोमोसोम 1, do you find any difference in the two pictures? Do you find any difference in the two cell? You would say definitely yes. Why? बेटा यहाँ पर डिफरेंस है क्या, मैम पूछ रही है कि तुम्हें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर क्रोमोसोम 1 है, क्या तुम्हें क्रोमोसोम 1 का कोई जोड़ा दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम 1 अकेला है बेटारा, बेचारा सिंगल है, रेडी टू मिंगल, जोक्स, ठीक है, जोक्स अपार्ट, यस, सिंगल दिखाई दे रहा है ना, इसका कोई जोड़ेदार दिखाई दे रहा है, इसका कोई जोड़ा दिखाई दे रहा है, क्या ये पेयर में है, नहीं। यू कैन सी बेटा कि ये क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट इन इट्स, बेटा प्लस एंटी लिखती हूं, उसका मतलब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इट्स वन सेट, है ना। तो जब कोई भी क्रोमोसोम, ठीक है, जब एक सेल में सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से सिंगल सिंगल मौजूद रहते हैं, तो वो पूरी की पूरी सेल बन जाती है हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल को लिखने का तरीका होता है एन। एन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम अपने एक एक सेट में होता है, तो एन लिख रहे हैं मतलब हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो बेटा, एक धागा क्रोमोसोम 1 का, दूसरा धागा भी क्रोमोसोम 1 का। क्रोमोसोम 1 अपने अकेले नहीं है, जोड़ेदार में मौजूद है, पेयर में मौजूद है, सेट्स में मौजूद है, तो आप देखो, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं प्रेजेंट इन पेयर। जैसे कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि हमें डिप्लॉयड क्यों कहते हैं, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ना, मानते हो ना, क्योंकि हमारे सेल में जितने भी क्रोमोसोम मौजूद हैं, चाहे क्रोमोसोम 1 हो, चाहे क्रोमोसोम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सारे जोड़े में मौजूद हैं, सारे सेट्स में मौजूद हैं, सारे पेयर्स में मौजूद हैं, ठीक है। दैट इज वाई
हमारा सेल डिप्लॉयड है, वी आर मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल, दैट इज व्हाई वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम्स ऐसे मौजूद हों तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा, हम उनको कहते हैं डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड को कैसे लिखते हैं बेटा, 2n। अब मैडम आपसे पूछती है बेटा, कुछ सेल बना रही है एंड बेटा ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, और आपको बताना है इनमें से कौन सी सेल हैप्लॉयड है, कौन सी डिप्लॉयड। ठीक है, ये ए सेल है, कमेंट करके बताना होगा बेटा, क्योंकि मैडम आपको पता है देखती हैं। ये सी सेल है, ये डी सेल है और ये ई सेल है। ठीक है, यहां पर मैडम बना रही हैं, ये देखो, ये हो गया सी सेल। देखिए भाई, पहचानना आया भी या नहीं आया। ठीक है, या बस ए भाई मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो मैडम टेस्ट तो करेंगी ना बच्चों। तो मैडम क्या कर रही है बेटा, आपको कुछ कंडीशंस दे रही है डिफरेंट सेल्स की, और आपको बताना है इसमें से कौन हैप्लॉयड है, कौन डिप्लॉयड है, क्या सारे के सारे हैप्लॉयड हैं या सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। सारे हैप्लॉयड, सारे डिप्लॉयड, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, तो यू हैव टू टेल मी, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करना है बेटा, और होमवर्क का आंसर कैसे बताओगे, होमवर्क का आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है जी, यस। अब हैप्लॉयड डिप्लॉयड समझ लिया, तो वी विल टॉक अबाउट एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम जीन के, एक जीन के अनेक रूप। ठीक है, और उन रूपों को, ठीक है, एक जीन के वैसे तो कहते हैं 2 रूप हो सकते हैं, उन रूप्स को हम एलील कहते हैं। ठीक है, अब मैडम नहीं समझ, कैसे समझोगे, देखो बेटा, आईफोन है, आईफोन हमारा जीन है। ठीक है, आईफोन इज अ जीन। अब आईफोन 12, 13, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, ये उसके फॉर्म्स हैं, ये उसके रूप हैं, ये उसके वैरायटी हैं, तो ये उसके क्या हो गए बेटा, एलील्स। ये तो बेटा नॉन साइंटिफिक एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया बेटा, नॉन साइंटिफिक एग्जाम्पल, है ना। लेकिन समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि आईफोन बेटा जीन मान लो, और उसके जितने वेरिएंट्स आपको मार्केट में सुनाई दे रहे हैं वो उसके एलील्स हो गए। अब साइंटिफिकली कैसे समझोगे, मान लो बेटा प्लांट हाइट है, क्या है, प्लांट हाइट। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया हर चीज इज कंट्रोल्ड बाय जीन, है ना, तो प्लांट हाइट is also controlled by gene. Plant height is also controlled by आया, यस यस यस। तो क्या बताया था बेटा, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, है ना। तो प्लांट हाइट भी है ना, प्लांट हाइट क्या है बेटा, उसका कैरेक्टर। ठीक है, किसका कैरेक्टर, प्लांट का कैरेक्टर। तो प्लांट हाइट है, कैरेक्टर। ठीक है, तो इस ये भी कौन कंट्रोल करता होगा, कंट्रोल्ड बाय अ जीन, कंट्रोल्ड बाय अ जीन। क्लियर हो गया। अब हमने क्या बोला, जीन के बहुत रूप हो सकते हैं, उनको एलील्स बोलते हैं। जैसे अब ये तो प्लांट हाइट, कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, प्लांट हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं एक कैरेक्टर में और ट्रेट में फर्क क्या है, यस यस, क्या फर्क है बेटा। तो कैरेक्टर और ट्रेट में फर्क ये होता है, जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, अब आपकी मतलब प्लांट की हाइट टॉल आ रही है डॉर्फ, तो टॉल या डॉर्फ ये क्या हो गया बेटा, उसके ट्रेट। जैसे हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करें ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन हाइट, तो ह्यूमन हाइट भी बेटा एक कैरेक्टर है।
अब ह्यूमन की हाइट टॉल आ रही है, एवरेज आ रही है, शॉर्ट आ रही है, ये उसका क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर का कलर, ये क्या है बेटा, ये कैरेक्टर है। अब फ्लावर कलर रेड है, पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है, ये उसके क्या हो गए, ट्रेड्स। जैसे स्किन कलर, स्किन कलर एक कैरेक्टर हो गया। अब कोई गोरा है, फेयर है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट है, या किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो वो क्या हो गया बेटा, ट्रेट। ठीक है, तो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने बोला कैरेक्टर, तो इसके दो ट्रेड्स हैं, टू ट्रेड्स पॉसिबल। कौन से दो ट्रेड्स पॉसिबल हैं बेटा, एक टॉलनेस वाले और एक ड्वार्फनेस वाले। क्लियर है, तो टॉलनेस का अपना एलील होगा और डॉर्फनेस का अपना एलील होगा। ठीक है, कोई टॉल आ रहा है उसके लिए अपना एलील, डॉर्फ आ रहा है उसके लिए अपना एलील। तो देखो जीन एक ही है, कौन सा जीन, प्लांट हाइट वाला जीन है ना, बट क्योंकि उसके दो ट्रेड्स हैं, यू विल हैव टू एलील्स फॉर इट। तो दैट इज व्हाई वी से एक ही जीन के दो रूप हो सकते हैं, दो फॉर्म हो सकते हैं कंट्रोलिंग अ ट्रेट, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अलील। जब आप और डिटेल में पढ़ोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब अलील्स के ना बेटा बहुत टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है, कब हम बोलते हैं जीन हैज मोर देन टू एलील्स, क्योंकि जनरली बोला ना दो होते हैं, मोर देन टू एलील्स, तब हम ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपल एलिलिक कंडीशन। जैसे पढ़ोगे डिटेल में आगे आने वाली क्लास में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड ग्रुप वाला होता है ना चीज बेटा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हर चीज जीन कंट्रोल करती है, तो हमारे में ब्लड ग्रुप भी कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, कंट्रोल्ड बाय अ जीन। विच जीन, दिस इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। विच जीन, आई जीन। अब इस आई जीन के कितने एलील्स हैं, इट हैज 3 एलील्स। डू यू नो कौन कौन से, उस जी एलील्स का नाम क्या होता है बेटा, एक होता है आई ए, और ये ए कौन सा देता है, ए ब्लड ग्रुप। एक एलील होता है बेटा आई बी, ये कौन सा ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बी ब्लड ग्रुप। और एक होता है आई ओ, ठीक है, तो ओ आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैम ने बोल दिया ए है तो ए ब्लड ग्रुप, उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, और ये हमारे कोर्स में भी है, तो ये हम आगे देखेंगे कि तुम्हारे में ब्लड ग्रुप अगर ए आ रहा है तो उसके पीछे कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है, किसी के पास बी है तो कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये पढ़ोगे। बट आगे अभी तो बस इतना समझा कि एक जीन के एक से ज्यादा एलील्स भी हो सकते हैं कभी कभार, उस कंडीशन को मल्टीपल एलील वाली कंडीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जीन एक है बट उसके रूप अनेक हैं, उसके रूप 3 हैं, तो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलील्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है बेटा, मल्टीपल एलील्स। क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, अब और क्या चीजें होती हैं ये देखो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कब एलील डोमिनेंट हो सकता है, कब एलील रेसेसिव हो सकता है। जैसे हमारे घर में भी बेटा, जैसे मम्मी पापा में से आपने देखा होगा कोई एक डोमिनेंट होता है, ठीक है, जिनकी ज्यादा चलती है। तुम्हारे भाई बहन में भी एक ऐसे होते हैं जिनकी ज्यादा चलती है घर में, जिनकी ज्यादा सुनी जाती है। नो मैटर वॉट, आपकी आवाज कितनी तेज हो, मानी उन्हीं की जाएगी घर में। वो कैसे बंदे हैं बेटा, डोमिनेंट बंदे, है ना। सिमिलरली हमारे पास भी कुछ ऐसे एलील्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो उनकी ही चलती है, वही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उन्हीं का फिनोटाइप आता है। तो डोमिनेंट एलील क्या हो जाते हैं बेटा, एलील which expresses itself which expresses itself in all condition, जो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं
such alleles are known as डोमिनेंट एलील्स। बेटा आपने अपने फ्रेंड ग्रुप में भी देखा होगा, कुछ फ्रेंड जो हमारा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, उसमें से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो पूरे ग्रुप को चला रहा होता है ना। वही डिसाइड करता है पार्टी कहाँ करनी है, वही डिसाइड करता है आज क्या करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर अपने ग्रुप में नहीं देखो तो किसी और के ग्रुप में देखा होगा। और कुछ बच्चे उन्हीं ग्रुप में जाते हैं, उसी बंदे को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ग्रुप में, है ना, जिसकी चलती है, तो जिसकी चलती है लोग उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो घर वाला एग्जाम्पल हो गया, दोस्त वाला एग्जाम्पल हो गया। आप घर और दोस्त वाला एग्जाम्पल एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर लिखते हैं बेटा। कैरेक्टर क्या हो गया? प्लांट हाइट। अब आपको पता है बेटा, हर कैरेक्टर के दो रूप हो सकते हैं, ठीक है। हर कैरेक्टर का दो रूप हो सकता है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैरेक्टर प्लांट हाइट है। क्योंकि हम डोमिनेंट एलील पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा ट्रेट लेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? हम डोमिनेंट ट्रेट लेंगे। तो प्लांट हाइट का आप खुद सोचो, डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा बेटा? प्लांट हाइट का डोमिनेंट ट्रेट होता है टॉल, या आप इसको बोल सकते हो टॉलनेस। आपको पता है बेटा, अगर आपको एलील को लिखना है, जैसे बेटा आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप बहुत सी चीजें फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हो, है ना। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते होगे तो कोडिंग होती है चीज, तो कोड देख करके आप समझ जाते हो कि क्या कहना चाहते हैं, है ना। सिमिलरली जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं ना बेटा, हमें भी कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कोड होते हैं अल्फाबेट्स, वो कोड होते हैं लेटर्स। हम बार बार जी नहीं लिखते, हम बार बार इतना बड़ा बड़ा एलील नहीं लिखेंगे, हमें कोड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे समझो, लेमैन भाषा में ऐसे समझो, हमें कोड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे तुम्हारे दोस्तों में कोडिंग चलती है ना। जैसे हम सब्जेक्ट्स में कोडिंग की बात करते हैं, अगर एफ लिखते हो समझ जाते हो फोर्स है, ठीक है। एम लिखते हो समझ जाते हो मास है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कोडिंग करते हो, ठीक है। कंप्यूटर में बहुत सारा कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेटा। सिमिलरली जेनेटिक्स में भी कोडिंग है। कोडिंग है जेनेटिक्स की भाषा किस में लिखते हो आप? अल्फाबेटिकल लेटर्स में। जैसे आपको बताया बेटा मैंने, एलील्स को लिखते हैं हम, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। तो टॉलनेस को जब रिप्रेजेंट करना होता है, इट इज रिप्रेजेंट बाय लेटर कैपिटल टी। आप अगर कैपिटल टी आपको किताब में मिल रहा है तो वो कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है बेटा? वो कैपिटल टी टॉलनेस को दर्शा रहा है। अच्छा, कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क होता है। अगर कोई लेटर कैपिटल है, ठीक है, अगर कोई लेटर कैपिटल है बेटा, तो समझ जाना कि ये जो अलील है, दिस अलील इज अ डोमिनेंट अलील। ये लिखने का तरीका है बेटा, ये रूल है। अगर यही स्मॉल टी होती तो आपको समझना पड़ता कि वो रेसेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। आओ चलते हैं। तो डोमिनेंट एलील वो एलील होती है जो हमेशा एक्सप्रेस करती है। जैसे घर में मम्मी पापा में से किसी एक की चलना, हो सकता है कभी दोनों भी चलते हो, तो दोनों की चलती हो, उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू शो सम पेशेंस इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अच्छा, एक और चीज, डोमिनेंट एलील हमेशा हम किससे लेते हैं बेटा? डोमिनेंट लेटर वाले अल्फाबेट से। ऐसा बाई कन्वेंशन कहते हैं। रेसेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? एलील which is not expressed which is not expressed in the presence of which is not expressed in the presence of dominant allele, which is not expressed in the presence of dominant allele। जैसे यार घर में भाई बहनों में अगर एक भाई की चल रही है, तुम भले बोल रहे हो बट तुम्हारी बात मानने वाला कोई नहीं है बेटा, तुम्हारी चल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई की चल रही है या तुम्हारी बहन की चल रही है, किसी एक की चल रही है ना, तो उस टाइम पे तुम्हारी कैसे चल सकती है बेटा? ठीक है, तुम्हारी नहीं चल रही, तुम्हें दबा दिया गया है, तुम्हें सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है, तो तुम कैसे बन गए हो? तुम रेसेसिव बन गए हो। ऐसे एलील्स भी होते हैं जिनकी चलती वलती तो है नहीं, किसके प्रेजेंस में नहीं चलती है बेटा?
डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको कहीं टूर पे जाना है, ठीक है, आपको टूर पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, एक कंडीशन दे रही हूँ बेटा कि पापा की चलती है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि पापा की चल रही है, ठीक है। अब मम्मी को तुम बहुत कन्विंस कर लेगे, है ना, लेकिन पापा अगर चाहेंगे तभी तुम घूमने जा सकोगे, होता है ना ऐसा। लेकिन पापा ने अपना डिसीजन ले लिया, नहीं मैं कोई पॉकेट मनी नहीं दूंगा, कोई घूमने वूमने नहीं जाना है। जैसे ही पापा हटे लिविंग रूम से, जैसे ही पापा हटे, तुमने मम्मी के सामने इतना इमोशनल अत्याचार किया कि मम्मी को, वैसे मम्मी की चलती नहीं थी, लेकिन तुमने मम्मी को इतना इमोशनल अत्याचार किया कि मम्मी अंत में मान गई तुम्हें भेजने के लिए। मम्मी जब डोमिनेंट के साथ थी बेटा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो मम्मी उस टाइम पे क्या थी बेटा, रेसेसिव। तो रेसेसिव कभी डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर रेसेसिव अकेला है तभी एक्सप्रेस कर सकता है, डोमिनेंट के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अकेला तो एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि रेसेसिव अकेला एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। फटाफट लिख लेते हैं बेटा। तो रेसेसिव एलील को डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, वो तो कर लिया है, एक और लाइन लिखेंगे, कैन एक्सप्रेस ओनली when present in homozygous condition। ये कंडीशन क्या होती है, इसको समझने के लिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, ठीक है। लेकिन चलने से पहले इसका भी एग्जाम्पल तो दे दूं। क्या एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, वही कैरेक्टर लेते हैं। कौन सा कैरेक्टर, प्लांट हाइट, ठीक है। और हर कैरेक्टर का बेटा ट्रेट होता है, इट कैन बी द डोमिनेंट और इट कैन बी द रेसेसिव। तो क्योंकि हम रेसेसिव का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ट्रेट भी क्या होगा बेटा, रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब रेसेसिव ट्रेट क्या होगा, ड्वार्फ, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट क्या होगा बेटा, ड्वार्फ, या आप लिख सकते हो ड्वार्फनेस। और दिस इज हाउ यू गोना रिप्रेजेंट, मैंने बताया था ना बेटा, यहां पर आपको कोड के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। और कुछ भी स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते बेटा। अच्छा, तुमने लग रहा होगा कि मैम क्योंकि यहाँ पर टॉल में टी आ रहा था तो आपने कैपिटल टी लिख दिया, समझ में आता है। बट मैम यहाँ पर डॉर्फ में डी आ रहा है तो स्मॉल डी लिखो, ये सोच रहे होगे ना, बट मैं स्मॉल टी कतई नहीं लिखूंगी, मैं तो लिखूंगी स्मॉल टी। क्यों, अगर आप बेटा इतने मल्टीपल लेटर्स का इस्तेमाल करोगे ना, इट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग, आपको समझ में नहीं आएगा किस लेटर, मतलब कौन सा लेटर कौन से ट्रेट को बता रहा है। इतने कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए जिस लेटर से आप डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हो, उसी लेटर का छोटा वर्जन, जैसे कैपिटल है तो उसी लेटर का छोटा वर्जन स्मॉल टी हम रेसेसिव ट्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी यू विल फाइंड दिस वेरी कंफ्यूजिंग बट एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग, इसीलिए समझ में आ गया ना, स्मॉल डी नहीं लिखा है। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर एक भाषा लिख दी, अब तुम्हें भाषा लग रही हो कि मैम क्या लिख दिया, समझ लेते हैं, बिकॉज आपको जगह जगह पर एनसीईआरटी पलटोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। तो वो समझाएंगे, हैव पेशेंस। अब एलील्स को लिखते कैसे, एलील समझ लिया डोमिनेंट हो सकते हैं, एलील समझ लिया रेसेसिव हो सकते हैं, बट लिखोगे कैसा, लिखना ही तो बहुत बड़ा कलाकारी है जेनेटिक्स में। देखो मान लो ये क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम 1 है बेटा, मैं क्रोमोसोम 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए क्रोमोसोम 1 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, है ना। अगेन आई एम राइटिंग क्रोमोसोम 1, ठीक है। 3 कंडीशंस दिखा रही हूँ, तो 3 कंडीशंस के लिए मैंने 3 बार क्रोमोसोम 1 लिख लिया है, ठीक है। एक बार ये हो गया कंडीशन, ठीक है, एक बार ये कंडीशन हो गई और एक बार ये कंडीशन हो गई। ये तीनों कंडीशन बेटा क्या है, कैसी है, डिप्लॉयड है। क्यों, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि क्रोमोसोम 1 यहाँ पे भी जोड़े में है, यहाँ पे भी जोड़े में, यहाँ पे भी जोड़े में।
कोई भी क्रोमोसोम अपने जोड़े में मौजूद हो तो वो डिप्लॉयड कंडीशन डिनोट करता है, ठीक है। ओके, जैसे यहां पर अगर मुझे एलील्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट के 3 तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है? यहां पर डोमिनेंट हो, यहां पे भी डोमिनेंट हो सकता है यहां पर डोमिनेंट हो, यहां पर उसका छोटा भाई प्रेजेंट हो, रेसेसिव। हो सकता है यहाँ पे छोटा भाई हो और यहाँ पे भी छोटा भाई हो। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। बनेगी तो आगे बता देंगे, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं तो यही बन रही है। अगर दो डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में है बेटा, तो कैपिटल टी का मतलब टॉलनेस, तो यहां पर क्या आएगा? टॉल लिख सकते हो, टॉलनेस लिख सकते हो। अगर इस प्रकार के एलियंस का अरेंजमेंट है प्लांट हाइट वाले कैरेक्टर के लिए, तो प्लांट की हाइट कैसी आएगी? टॉल। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट है तो प्लांट की हाइट कैसी आनी चाहिए? देखो, टी तो टॉलनेस देगा, स्मॉल टी डॉर्फ देगा, बट बेचारा ये तो रेसेसिव है ना, ये मम्मी ये पापा, मम्मी बेचारी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मम्मी थोड़ी इमोशनल होती है ना, तो मम्मी तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही क्योंकि पापा मौजूद है, डोमिनेंट वाला मौजूद है। वाइसी वर्सा भी हो सकता है बेटा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वाइसी वर्सा भी चलता होगा, ठीक है। तो स्मॉल टी बेचारा रेसेसिव है बेटा, और अगर वो डोमिनेंट के साथ है तो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। और प्लांट हाइट क्या आएगा? टॉल आएगा, ठीक है। अगर अब क्या होगा देखना बेटा, यहां पर भी स्मॉल टी, यहां पर भी स्मॉल टी, रेसेसिव है दोनों साथ में बेटा, डोमिनेंट है ही नहीं। अब रेसेसिव वाले की चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे, अब ये एक्सप्रेस कर जाएगा डॉर्फ। तो यहां पर एक प्लांट की हाइट बड़ी आएगी, यहां पर भी प्लांट की हाइट बड़ी आएगी, ठीक है। बट यहां पर प्लांट की हाइट क्या आएगी बेटा? छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि एलील छोटे वाले हैं, एलील्स रेसेसिव वाले हैं। तो इससे आप क्या बता रहे हो बेटा? अगर आप एक प्लांट को देख रहे हो और बोल रहे हो प्लांट बड़ा है प्लांट छोटा है, तो प्लांट का मॉर्फोलॉजी तो बता रहे हो। तो अगर तुम्हें कोई देख करके बोले तुम्हारी हाइट बड़ी है, बहुत अच्छी हाइट है, या तुम्हारी हाइट एवरेज है, तुम्हारी हाइट ठीक ठाक है, तो क्या दर्शा रहा है? तुम्हारे मॉर्फोलॉजी को दर्शा रहा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर, है ना। तो बाहरी रूप को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये सारा चीज क्या है बेटा? एक सेकेंड, तो और थोड़ा कट रहा है तो इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये जब हम टॉल बोलते हैं, डॉर्फ बोलते हैं, तो ये क्या डिनोट करती है बेटा? ये डिनोट करती है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन। अब बाहरी रूप से कैसे दिखाई देते हो? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस फिजिकल एक्सप्रेशन को, इस फिनोटाइप को बेटा किसने कंट्रोल किया? इन जीन्स ने कंट्रोल किया ना, इन एलील्स ने कंट्रोल किया ना। तो हमने एक यहां पर कंडीशन पढ़ी कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां पर कंडीशन पढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर क्या पढ़ी? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? ये इनको क्या कहोगे? इनको जीनोटाइप कहोगे। इनको क्या कहोगे? जीनोटाइप, ठीक है। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस प्लांट का देखो हाइट टॉल है, तो इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है? कैपिटल टी कैपिटल टी। इस प्लांट का भी हाइट टॉल आ रहा है, बट क्या जेनेटिक मेकअप सेम है? नहीं, इनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। इस प्लांट की हाइट छोटी आ रही है क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, आप बाहरी रूप से जैसे दिखाई दे रहे हो, जैसे किसी का स्किन कलर जैसा है, किसी का हाइट जैसी, कौन है उसके पीछे? ठीक है, कौन है उसके पीछे बेटा? उसके पीछे जीन है। तो फिनोटाइप को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, ठीक है। एज वेल एज बेटा इन्वायरमेंट। मान लो आप फिजिकली अगर आपको कोई बाहर से देखे तो आप ये बहुत गोरे हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत गोरे हो। गोरे क्यों हो? क्योंकि आपके पास उसका जेनेटिक मेकअप है, गोरा वाला जीन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल। बट क्या बेटा ये गोरा जो गोरापन है, कहीं घूमने जाओगे 1-2 महीने या 1 साल भर के लिए किसी ट्रॉपिकल कंट्री में ले लो, ठीक है, ऐसी जगह पर जहां बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, आपका ये गोरापन ना बेटा टैन हो जाएगा।
ठीक है, तो टैनिंग हो जाएगी, वो गोरापन मेंटेन नहीं रहेगा। तो किसी दूसरे कंट्री में चले गए आप, ऐसी कंट्री में जहां बहुत भीषण गर्मी थी, तो क्या आपका जीन भी चेंज हो गया क्या? जीन तो वही है जो इंडिया वाला था, जीन तो वही है जो गोरापन दे, बट जीन नहीं, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ आपके ऊपर, है ना। तो फिजिकली जैसे भी हम बाहरी रूप से दिखाई देते हैं बेटा, जीनोटाइप तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिनोटाइप हमने सीखा। फिनोटाइप क्या होता है बेटा? फिनोटाइप मतलब कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्लांट के हाइट का। प्लांट का हाइट बड़ा है छोटा है, बाहर से देख के बता रहे हो ना, कि अंदर झांक के बता रहे हो, बाहर से देख के बता रहे हो, तो वो उसका फिनोटाइप है। ठीक है, हर फिनोटाइप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीनोटाइप। जैसे ये जीनोटाइप कैपिटल टॉल देगा, इसके नीचे वाला फिनोटाइप कैपिटल टॉल, ये वाला ड्वार्फ देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये कंडीशंस। 3 आपको हेडिंग्स दिखाई दे रही, ये समझते हैं। इसके लिए भी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू दी ड्राइंग पार्ट फर्स्ट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्रोमोसोम 1 के डिप्लॉयड सेट, यहाँ पे भी क्रोमोसोम 1। अब आप सोचोगे मैम आप बार बार क्रोमोसोम 1 क्यों ले रहे हैं? बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, क्रोमोसोम 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज कर देती हूँ, एक्स और वाई कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अच्छा एक और बना लेती हूँ, के बाद चेंज कर, यहाँ पे भी क्रोमोसोम 1 ठीक है। अब देखो व्हाट आई एम गोना डू, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। और बेटा मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कोई भी जीन्स का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो। ठीक है, ये बेसिक है जो सारे कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस लोकस पर, इस लोकस पर क्या अलग अलग एलील है या सेम सेम है? सेम है। यहां पर भी देखो, दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है, इस लोकस पर देखो और इस लोकस पर देखो, सेम सेम है या डिफरेंट है? सेम सेम है। इस कंडीशन में देखो, इस लोकस पर देखो, इस लोकस पर देखो, बेटा जीन की बात नहीं कर रहे, जीन तो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये वाला लोकस जीन हाइट को कंट्रोल कर रहा है, प्लांट हाइट, ये वाला भी लोकस प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो जीन की बात नहीं कर रहे, एलील्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट है ना। तो होमोजाइगस कब बोलते हैं बेटा? व्हेन आइडेंटिकल एलील, आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट ऑन, आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट ऑन बोथ द लोकस। देखो यहां पर भी दोनों लोकस पर आइडेंटिकल है, यहां पर भी, यहां पर भी दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं, है ना। ऐसी कंडीशन को बेटा हम होमोजाइगस या प्योर कंडीशन कहते हैं। समझ में आया? ओके, क्या बताया मैम ने? दोबारा से रिपीट करी हूं बेटा, दोनों जगह सेम सेम एलील, दोनों जगह सेम सेम एलील, इस कंडीशन को जेनेटिक्स में हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। होमो का मतलब बेटा सेम सेम, यहाँ पे भी कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी, सेम सेम, यहाँ पे भी स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी, सेम सेम। और इस कंडीशन को हम जेनेटिक्स की भाषा में प्योर कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट मौजूद है और उसके साथ रेसेसिव मौजूद है। सेम सेम है? नहीं है, दे आर नॉट सेम एलील्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल एलील्स। तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा हेटेरो। हेटेरो का मतलब डिफरेंट। ठीक है, या डिफरेंट क्यों? क्योंकि एक जगह डोमिनेंट, एक जगह रेसेसिव। और इस कंडीशन को बेटा प्योर नहीं कहते, इसमें मिलावट हो गई है, डोमिनेंट और रेसेसिव की मिलावट, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इम्प्योर, है ना। तो व्हाट इज दिस कंडीशन? आइडेंटिकल एलील्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे लिख लो, एट वन लोकस, एट वन लोकस डोमिनेंट एलील प्रेजेंट, dominant allele present, and at other locus recessive allele is present, recessive allele is present, recessive allele is present, recessive allele is present। ठीक है, ये तो हो गया प्योर और इम्प्योर की बात।
एक मैंने हेमीजाइगस लिखा हुआ है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। इसमें क्या होता है बेटा, एक ही एलील मौजूद है, इसका पार्टनर देखो गायब, गायब, विलुप्त। कैन यू सी एनी एलील? नो। ठीक है, ओनली वन एलील इज प्रेजेंट एट अ लोकस, इसका दूसरा पार्टनर बेटा गायब। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हेमीजाइगस बोलते हैं, ये भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप शुरुआत पढ़ोगे ना तो आपको ये कंडीशंस के नाम रिपीटेडली सुनाई देंगे। ठीक है, आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर टू यू। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क है, आपको बताना है कहां पर मैंने प्योर लिखा है, कहां पर मैंने इम्प्योर लिखा है। अच्छा बेटा, एक और चीज बता दूं, मैं बार बार क्रोमोसोम बना करके एलील्स लिखूं, दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको ये किताबों में भी नहीं मिलेगा। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए क्रोमोसोम के ऊपर जीन बना रहे हैं। जैसे इस कंडीशन को मैं सीधा कैपिटल टी लिख सकती हूँ। अगर कैपिटल देख रहे हो और देख रहे हो दोनों सेम सेम साथ में है, तो आपको पता चल जाना चाहिए प्योर है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। मैं बार बार क्रोमोसोम के ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं दिखाऊंगी। मैं इसको कैसे लिख सकती थी, स्मॉल टी, दोनों सेम सेम है, प्योर कंडीशन है। यहाँ पर भी बेटा मैं क्रोमोसोम के ऊपर आपको समझाने के लिए दिखाया है, क्योंकि आपको पता है जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, दैट मींस एलील्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। बट आई कैन राइट लाइक दिस, और इसको कैसे लिखूंगी, ये एलील एक्स के ऊपर है ना, एक्स ए और वाई क्रोमोसोम खाली, देखो वाई क्रोमोसोम खाली, ऐसे लिखूंगी। तो देयर इज अ वे टू राइट, देयर इज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये समझने वाला टॉपिक है, दिस चैप्टर और नेक्स्ट वाला चैप्टर भी। फैक्ट्स वाले चैप्टर गए और बाद में आएंगे, पहले ये दो चैप्टर पढ़ लो। समझोगे, दिमाग लगाओगे बेटा तो ही समझ में आएगा। इट्स लाइक अ मैथ्स। ओके, और मैथ्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो जेनेटिक्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन। ओके, अब देखो, तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, एक पहले होमवर्क दे चुकी हूँ, अब ये दूसरा होमवर्क है। आपको बताना है इसमें से कितने प्योर हैं, कितने इम्प्योर। अभी मैं एक एक पेयर वाला ही दे रही हूँ, नहीं तो घबरा जाओगे तुम लोग। एक इसी में से आप मुझे बता देना कि कितने इम्प्योर हैं और कितने प्योर हैं। ठीक है, बस इतने कंडीशंस है, आपको इनमें से बताना है क्या ये प्योर है या इम्प्योर है। सेम गोज विथ एवरीथिंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स का बैकबोन है बेटा ये। अगर आपको जेनेटिक्स से क्वेश्चन लगाने हैं और समझने हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसके बिना तो बेटा कुछ भी नहीं, हिलेगी भी नहीं जेनेटिक्स। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मजाक है, तुम जितने भी क्रॉसेस का नाम 10th में सुने हो ना, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, चाहे टेस्ट क्रॉस, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस, चाहे आगे जितने भी क्रॉसेस पढ़ने वाले हो, बेटा हर क्रॉस में आपको गैमीट बनाने पड़ेंगे। और अगर तुम गैमीट नहीं बना सकते, वहीं बंटाधार। ठीक है, तो आप नहीं चाहते ना बंटाधार कराना अपना, तो गैमीट बनाना सीख लो, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, मैम क्वेश्चंस भी कराएंगी क्लास में, क्वेश्चंस करने के लिए भी देंगी, लेकिन अगर आप अपने से ट्राई ही नहीं करोगे बेटा, तो मैम भी कुछ नहीं कर सकती, फिर तो आपको ये कोई चैप्टर नहीं पढ़ा सकता है ना। यस, तो गैमीट फॉर्मेशन कैसे करोगे, सुनना। व्हाट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बेटा बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगानी है बेटा, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी ऐसे नहीं बता रही, एनसीईआरटी इन सारी चीजों को बीच बीच में पढ़ाई है, तो आपको ये टर्म्स बीच बीच में मिलेंगे, है ना। अब मैम जब आपको पढ़ाएंगे तो आप देखना, फिर आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाना। ओके, तो बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स, सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें लिखूंगी, गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर। गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर। वाई? सिंस इट इज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड के साथ मिलावट कैसे हो सकती है बेटा, हैप्लॉइड में तो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम 1 है, तो इट इज अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पर एक ही सेट ऑफ जीन है ना, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही है। अगर दूसरा स्मॉल टी कहाँ होगा, इधर, तो ये क्या हो गया बेटा। अच्छा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी एक ही बना रही हूँ। तो देखो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल टी मौजूद है, इसका दूसरा पार्टनर स्मॉल टी मौजूद नहीं है, तो मिलावट का तो कोई चांस ही नहीं हुआ। दैट इज वाइट इज ऑलवेज प्योर। ठीक है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है,
फॉर होमोजाइगस कंडीशन, फॉर होमोजाइगस कंडीशन, फॉर होमोजाइगस कंडीशन टाइप्स ऑफ गैमीट। बेटा मैं नंबर की बात नहीं करती, ठीक है, जेनेटिक्स में हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप का मतलब समझ में आ रहा है ना, कितनी वैरायटी है, ठीक है, कितने प्रकार का है, नंबर की बात नहीं कर रहे। जैसे स्पर्म बनता है बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, तो क्या मिलियन वैरायटी है? नहीं, वैरायटी तो दो ही होती है ना बेटा, एक एक्स टाइप ऑफ स्पर्म और एक वाई टाइप ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स, नॉट द नंबर, ओके। तो टाइप्स ऑफ गैमीट कितना होगा बेटा? अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। यू नो कैसे? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, ये एक प्योर कंडीशन है, मानते हो ना प्योर है, तो इसमें एक ही प्रकार का तो बन सकता है, कौन सा? कैपिटल टी। और कोई टाइप बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। अगर स्मॉल टी है तो गैमीट कितने टाइप का बनेगा बेटा? एक ही टाइप का बनेगा, कौन सा? स्मॉल टी। अब आप सोचोगे मैम एक रुको और थोड़ा इजी करते हैं, जैसे कैपिटल टी है, यहाँ पर एक जीन के कितने सेट हैं? सोचो, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एक सेट, ये दूसरा सेट, टू सेट ऑफ जीन है। क्या है? टू सेट ऑफ जीन। मैडम ने आपको शुरू में ही बता दिया था बेटा, टू सेट ऑफ जीन क्या डिनोट करता है? डिप्लॉयड कंडीशन डिनोट करता है, टू एंड कंडीशन डिनोट करता है ना, ये डिप्लॉयड है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बताया था बेटा, अगर गैमीट डिप्लॉयड में बनाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? मियोसिस, ठीक है, यहां पर चलेगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के बाद एक मियोसिस 4 सेल्स बनाता है। जितने भी सेल्स बनेंगे बेटा कैपिटल टी वाले ही होंगे, क्योंकि और तो आपको कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। सीधा सीधा एक चीज बताओ कि अगर एक डिप्लॉयड कंडीशन में मियोसिस हो रही है तो हम नंबर ऑफ सेल्स पे नहीं बात करते, आपको कितने प्रकार के गैमीट मिलेंगे। तो गैमीट तो एक ही प्रकार का मिलेगा ना, टी। और ये देखो बेटा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड होता है तो यहां पर देखो मैंने एक ही जीन लिखा हुआ है, यहां पर जैसे 2 लिखे हुए थे ना, क्योंकि मुझे यहाँ डिप्लॉयड कंडीशन दिखाना था, है ना, क्योंकि प्लांट दिखाना है ना बेटा। प्लांट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट डिप्लॉयड, याद आया? तो यहाँ पर मुझे प्लांट दिखाना था, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड होते हैं, तो मैंने 2 अक्षर लिखा, 2 जीन्स लिखे। यहाँ पर क्योंकि एक दिखाना है, क्यों दिखाना है? क्योंकि गैमीट बन रहा है, क्योंकि मियोसिस हुई है, मियोसिस हैप्लॉइड कर देती है, इसलिए मैंने एक अक्षर दिखाया। तो कितने टाइप ऑफ गैमीट बन रहा है? एक। यहाँ पे भी स्मॉल टी कौन सी कंडीशन दिखा रही है बेटा? डिप्लॉयड, है ना। इसमें मियोसिस करोगे तो क्या बनेगा? स्मॉल टी। एक ही टाइप का ही तो गैमीट आएगा, और देखो कोई टाइप आ रहा है गैमीट का? नहीं आएगा, ठीक है। तो जब जब प्योर होगा सिंगल टाइप ही गैमीट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और क्या हो सकता है? स्मॉल सी, कैपिटल डी। ये आपस में प्योर, ये भी 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 प्योर। ये सब तुम्हें सिर्फ एक टाइप ऑफ गैमीट देंगे, और कौन से पता है? ये देगा कैपिटल आर टाइप, ये देगा कैपिटल वाई टाइप, ये देगा स्मॉल वाई, ये देगा स्मॉल ए टाइप, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये कैपिटल डी। क्योंकि सारे कैसे कंडीशन है बेटा? प्योर कंडीशन। और प्योर होगा तो हमेशा तुम्हें एक ही टाइप ऑफ गैमीट मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको और सिखाती हूँ। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। और कैपिटल एक्स, ऐसे नहीं, कैपिटल पी, स्मॉल क्यू, सी, स्मॉल डी, मैं आपको कुछ मिनट दे रही हूँ बेटा, कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, पहले आप ट्राई करो ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। जेनेटिक्स में आपको पेन पेंसिल साथ लेकर के बैठनी और एक कॉपी, और आप मुझे बताओ पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में कितना टाइप्स ऑफ गैमीट बनेगा। सोचो 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 सोचो। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स है आपके पास आंसर करने के लिए। ठीक है, 10 सेकेंड्स में जल्दी आंसर करो भाई, आपका समय समाप्त होता है बेटा। और बहुत सारे बच्चों ने पता है कितना किया होगा, मैं बताती हूँ। यहाँ पर 2 पेयर है ना, तो तुमने लिखा होगा 2, ठीक है। यहाँ पर 3 पेयर है तो तुमने लिखा होगा 3। सेम यहाँ पे भी 2 पेयर है जीन्स का, यहाँ पे भी 2 पेयर है, तो इनमें दो किया होगा। अगर ऐसा किया है ना तो सरासर गलत है बेटा, ऐसा किया तो बिल्कुल सरासर गलत है बेटा। तुम्हें जोड़े काउंट नहीं करने हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा एक, ओहो व्हाट आई हैव डन। बेटा तुम्हें जोड़े काउंट नहीं करने हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा और ये 2 जोड़े तो 2, यहाँ पर 3 जोड़े हैं जीन्स के तो 3। बेटा जोड़े नहीं काउंट करने, यू डोंट हैव टू काउंट द पेयर्स, व्हाट यू हैव टू काउंट, क्या हर जोड़ा हर पेयर प्योर है। देखो देखो, ये आपस में ये वाला जोड़ा प्योर है, ये भी प्योर है, तो ओवरऑल क्या बन गया बेटा, प्योर कंडीशन। तो प्योर है तो एक ही टाइप तो आएगा, एक ही टाइप आएगा, कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। यहां पर देखो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, और सारे के सारे जोड़े प्योर हैं। और प्योर में क्या बताया था, एक टाइप ऑफ गैमीट बनेगा। कौन सा एक टाइप बनेगा बेटा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक। यहां पर देखो एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो यहाँ पे भी एक टाइप बनेगा, कौन सा, कैपिटल पी स्मॉल क्यू, एक ही टाइप, ठीक है। टाइप, एक ही टाइप में दोनों लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना 2 लेटर्स हैं तो 2 टाइप होना चाहिए, 3 लेटर्स है तो 3 टाइप, नो। यहां पर एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, बट दोनों जोड़े प्योर हैं, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा, प्योर बन गया, है ना। तो कितना टाइप, एक टाइप, और वो एक टाइप कौन सा होगा, कैपिटल सी स्मॉल डी, ठीक है। अब आओ दूसरा कंडीशन, प्योर का तो पढ़ लिया, इम्प्योर के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है। फॉर इम्प्योर और हेटेरोजाइगस कंडीशन, फॉर इम्प्योर हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या करना होगा बेटा, आपको करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए। और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 to the power n, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब ये हेटेरोजाइगस क्या होता है वो तो आपको पता है, तो जितने भी हेटेरोजाइगस पेयर है आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये एक हेटेरोजाइगस पेयर है, एक हेटेरोजाइगस पेयर, 1 हेटेरोजाइगस पेयर। इसमें टाइप्स ऑफ गैमीट कैसे निकालोगे बेटा, इसमें टाइप्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2 to the power n, n कितना आया, एक, तो रख दो 2 to the power 1, 2 टाइप्स। और वो 2 टाइप्स कौन से होंगे बेटा, एक होगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए है तो यहां पर भी कितना हेटेरोजाइगस पेयर है बेटा, एक हेटेरोजाइगस पेयर है। हेटेरोजाइगस का मतलब समझाया था ना, हेटेरोजाइगस अलग अलग है ना, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो ये हेटेरोजाइगस है, कितना पेयर, एक। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 to the power 1, 2 टाइप्स। और कौन से 2 टाइप्स बनेंगे बेटा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन होमवर्क्स को आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, बट
बेटा होमवर्क तो तभी फायदा है ना डिस्कस करने का जब आप खुद भी ट्राई करते हो। आप मैम के भरोसे छोड़ दोगे तो मैम तो कर देंगे बेटा, लेकिन मैम को एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, आपको करना आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कैपिटल ए की जगह कोई और लेटर हो, तो यही सेट ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं रटने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी। एक मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दो हेट्रोजाइगस पेयर है बेटा, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 to the power 2, और कितने टाइप्स के बनेंगे, 4 टाइप्स के। ठीक है, कौन से 4 टाइप्स में बनेंगे, तो आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे करते नहीं कि आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स दे दिए गए हैं, कुछ अल्फाबेट्स, आपको उनसे कितने तुम वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, इनसे आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल। ठीक है, कितना देखो 4, प्रूफ भी हो रहा है कौन से 4 टाइप। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ अब मैम एग्जाम्पल देने वाली। और हो सकता है इसमें होमो और हेट्रो दोनों वाले कंडीशन हो, तो रटना नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चन पे बेटा मैम बात करेंगी नेक्स्ट क्लास में। ये आपके सारे होमवर्क हैं। ठीक है, तो आज मैम ने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं बेटा, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेटा जैसे मैंने कहा ये बेसिक है, तो जब आगे प्रोसीड करोगे ना इस चैप्टर में, आप देखना आपने ये बेसिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर कंसेप्ट भी समझो फिर बेसिक समझो, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। आपको ये बेसिक करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, होमवर्क लगाने हैं, फिर आना मेरा बेटा मैडम से नेक्स्ट लेक्चर में मिलने, अदरवाइज मत आना। ठीक है, और जैसा यू नो वी गोना प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो द डिग्री बाय विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन। क्या कहते हैं हम, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, ऐसे मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है बेटा। सेम सेम है, होमोजाइगस या प्योर, सेम सेम है छोटा छोटा, होमोजाइगस। यहाँ पे भी सेम सेम, कैपिटल कैपिटल, होमोजाइगस। हेट्रो कौन हो गया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई है, क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप। अब देखो इससे कितना टाइप पॉसिबल है, तो यहाँ पर तो एक ही टाइप है हेट्रोजाइगस का, ओनली वन हेट्रोजाइगस पेयर। कितना हेट्रोजाइगस पेयर है बेटा, सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है ना, तो फॉर्मूला में रख दो 2 to the power 1, और 2 कितना पॉसिबल है बेटा, 2 ही टाइप। अब आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैम बता दे कौन सा 2 टाइप, तो देखो कौन सा 2 टाइप पॉसिबल है। एक पॉसिबल है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा कौन सा बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर 6 एलील्स हैं, यहाँ पर 3 क्यों लिखते हो, क्योंकि बेटा ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड होने की वजह से ये वाला भी पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है। ठीक है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। ठीक है, 2 सेट ऑफ जीन, ये भी जीन, ये भी जीन, 2 सेट ऑफ जीन, ये भी जीन, ये भी जीन, 2 सेट ऑफ जीन। ठीक है, तो 2 सेट ऑफ जीन डिप्लॉयड कंडीशन डिनोट करता है। बट गैमीट में पूछा हुआ है, गैमीट क्या होते हैं बेटा, मियोसिस का रिजल्ट, मतलब हैप्लॉइड। ठीक है, 1 सेट ऑफ जीन, तो इनका इन दोनों में से एक ही यहां पर लिखा है, दूसरा वाला दूसरे टाइप में लिखा है, इन दोनों में से एक ही यहां पर लिखा है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही यहां पर लिखा है, दूसरा दूसरे टाइप में चला जाएगा अगर एग्जिस्ट करता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following genotype will produce 4 different types of gamete, 4 different types किसमें मिलेंगे, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर हो। यहाँ पर तो कोई हेट्रोजाइगस पेयर ही नहीं है, क्यों, ये देखो नो हेट्रोजाइगस पेयर, नो हेट्रोजाइगस पेयर, नो हेट्रोजाइगस पेयर, ये भी प्योर है, ये भी प्योर, ये भी प्योर, ये भी प्योर, ये भी प्योर, आपस में सारे प्योर हैं। ये ओवरऑल कैसी कंडीशन बन गई है बेटा, प्योर, इसमें कोई हेट्रोजाइगस जोड़ा है ही नहीं। इसमें देखो ये भी प्योर है जोड़ा, ये भी प्योर, ये भी प्योर, ये भी प्योर, कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन।
ठीक है, अब यहां पर देखो, एक दो दो हेट्रोजाइगस जोड़ा है तो 2 टू द पावर n लगाओगे फॉर्मूला, 2 टू द पावर 2, यहां से आ जाएगा 4। यहां पर एक ही हेट्रोजाइगस जोड़ा है सबसे पहले वाला, तो 2 टू द पावर 1 आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर 4 के लिए पूछा था तो ये आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना ऐसे, देखो हमेशा आपसे टाइप्स के नंबर पूछता है, कभी ये नहीं बोलता कि बता करके दिखाओ कितने, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है और आपको गैमीट्स लिखने के लिए भी आ सकते हैं, और लिखना पड़ेगा बेटा आपको जब आप आगे के एक्सपेरिमेंट्स और क्रॉसेस पढ़ोगे। जैसे यहां पर अगर आपसे 4 टाइप पूछा जाएगा तो आप लिख करके देखो कौन से 4 टाइप्स आएंगे। ठीक है, आपको कौन से 4 टाइप्स आएंगे बेटा, एक आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, अब स्मॉल ए वाला उठा लो, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब कौन सा आएगा, ये देखो, कैपिटल ए, सारे अलग अलग होने चाहिए, मिला मत देना, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और एक आएगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, एक तरीका होता है, जैसे अगर आप ये वाला ना लिख पाओ, आप फोक लाइन मेथड होता है एक, शायद आपको स्कूल में पढ़ाया होगा। इस तरीके से आप कितने प्रकार के आने वाले हैं गैमीट्स वो जान सकते हो। जैसे इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ तरकीब है, कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। जैसे सबसे पहले वाला पेयर उठाओ, कौन सा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, लिख दो, छाप दिया। अब इनसे चिपकाते चलो दूसरे एलील, जैसे आप कैपिटल बी स्मॉल बी लिखो, ठीक है, इससे चिपका दो, इससे भी चिपका दो, इससे भी चिपका दो, कैपिटल बी स्मॉल बी चिपका दिया, इससे भी चिपका दो, कैपिटल बी स्मॉल चिपका दिया। अब तीसरा चिपकाओ, ठीक है, तीसरा वाला हर एलील से चिपकाना पड़ेगा बेटा, तो कैपिटल सी चिपका दिया, इससे भी चिपका दो, कैपिटल सी। अच्छा, एक चीज अगर आपको मैं बताऊं बेटा, कैपिटल सी तो सेम ही है ना, एक ही चिपका दो, एक सेकेंड, एक चिपका दो सिर्फ इस वाले एलील से, एक चिपका दो इससे, एक चिपका दो इससे, और एक चिपका दो इससे, चिपका दिया। आप देखो क्या करना है, आप कॉम्बिनेशंस बनाने, एक कॉम्बिनेशन ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, देखो ये हमने बनाया था ये, और ये वाला हमने कहाँ बनाया था, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ये अब ये कॉम्बिनेशन देखो नीचे बनाओ, स्मॉल ए वाले के साथ, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये वाला बनाया हुआ है देखो, और ये देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये वाला बनाया हुआ है, देखा, तो बड़ा इजी है, चिपकाते हुए चलना है। अगर मेरा यहाँ कैपिटल सी स्मॉल सी होता ना बेटा, जैसे अगर सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइप्स ऑफ गैमीट बनेगा, इसमें कितना टाइप्स ऑफ गैमीट बनेगा, एक जोड़ा ये, दूसरा हेट्रोजाइगस जोड़ा ये, तीसरा हेट्रोजाइगस जोड़ा ये, 3 हेट्रोजाइगस हो गए, तो 2 टू द पावर 3 8। हाय दैया, अब 8 डिफरेंट टाइप्स मैम कैसे देखें, बहुत बड़ी बात हो गई। और तुम अगर 8 टाइप्स बनाना चाहोगे ना बिना फोक लाइन मेथड के, बना सकते हो, बट हो सकता है उसमें रिपीटिशन हो जाए, आप सेम गैमीट्स लिखते चलो। तो व्हाट यू कैन यूज द ट्रिक, द ट्रिक इज फोक लाइन मेथड, can use the trick folk line method. What you gonna do, सबसे पहले एक जोड़े को पकड़ो, कौन सा जोड़ा, कैपिटल ए स्मॉल ए, पकड़ लिया, बाकी जोड़े को इन एलील्स के साथ चिपकाने लगो। पहला जोड़ा क्या था, कैपिटल बी स्मॉल बी, चिपका दिया इस एलील से, फिर इस वाले एलील से चिपका दो कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दूसरा जोड़ा पकड़ो, दूसरे जोड़े को प्रीवियस वाले एलील से चिपकाते चलो, तो दूसरा जोड़ा कौन है, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो उसको इससे चिपकाओ कैपिटल सी, इससे भी चिपकाओ कैपिटल सी, इससे भी चिपकाओ कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे भी चिपकाओ कैपिटल सी। ठीक है, वहां पर क्योंकि सिमिलर था कैपिटल सी, तो मैंने सिर्फ कैपिटल सी लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कॉम्बिनेशंस बनाओ, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये वाला खत्म, अब नीचे वाले पे आ जाओ, स्मॉल बी वाले के साथ आ जाओ, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। चार यहाँ पर बनेंगे बेटा, चार कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा कॉम्बिनेशन ये, तीसरा कॉम्बिनेशन ये, चौथा कॉम्बिनेशन ये, चार यहाँ, चार डिफरेंट टाइप्स, तो चार चार आठ टोटल हो गए। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ ना बेटा, चाहे मैं आपको ये करवाऊं चाहिए ना करवाऊं, ये आपका एज अ होमवर्क होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं बेटा ऊपर, उनमें सब में आपको ये भी लिखना है। और एक और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, चार हेट्रोजाइगस पेयर के लिए 2⁴ हो जाएगा, ठीक है। इट वुड बी 16। आपको इसी फोक लाइन मेथड का इस्तेमाल करके वो 16 टाइप अपने लिए बना करके देखने की बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। और जितना फैला फैला करके लिखोगे ना, एरोज बनाना, कॉम्बिनेशन करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। हॉच पॉच कर दोगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये एरो ऊपर गया था या नीचे गया था। तो फैला फैला करके चिपकाते चले जाओ, ठीक है। ओके, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोजाइगस है तीन लोकाई पर, मतलब तीन लोकस ऐसे हैं उसके क्रोमोसोम पर जहां पर वो हेट्रोजाइगस पेयर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने हेट्रोजाइगस पेयर है बेटा, तीन, देखो तीन लिखा हुआ है, तीन लोकस पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दैट मीन्स तीन हेट्रोजाइगस पेयर हो गए, तो 2⁻3, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वी आर डन विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर। जब हम आगे चलेंगे तब हम बात करेंगे मेंडल्स की थ्योरी पर, और जब हम उनके क्रॉसेस पढ़ेंगे तो आपको ये सारे फेमिलियर वर्ड सुनने को मिलेगा। So that's all what you have to do. Don't read NCERT abhi. Just come with this thing in the next class because we are going to use this concept in the next class. तब तक के लिए बेटा मौज करो, ठीक है। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब एंड मौज नहीं करना है, मैम ने होमवर्क दिया है, खूब सारे होमवर्क करने हैं, बहुत सारे होमवर्क हैं, सारे होमवर्क करो। और एज यूजुअल वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।